हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चन पेपर को कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। मगर उससे पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको भी टाइम से वीडियो मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसिड बेस अवधारणा पिघली हुई स्थिति में निम्न में से किसमें शामिल होती है? द एसिड बेस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग मोल्टन कंडीशन इज। पहला ऑप्शन है आर्हेनियस अवधारणा, दूसरा लाउरी ब्रॉन्स्टेड अवधारणा, तीसरा है लक्स फ्लड अवधारणा और चौथा है लुईस अवधारणा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लाउरी ब्रॉन्स्टेड यानी ब्रॉन्स्टेड लाउरी जिसको बोलते हो कॉन्सेप्ट, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, आपको आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पता है, H प्लस से एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये हो जाएगा आपका। ब्रॉन्स्टेड लारी में ये भी प्रोटॉन के एक्सेप्टेंस और डोनेशन के बेस पर है। लुईस एसिड बेस ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस के बेस पे है। लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट जो है, ये आपका ऑक्साइड आयन के डोनेशन और एक्सेप्टेंस के बेस पे है। तो जो ऑक्साइड डोनर होता है उसको बोला जाता है बेस, और जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये मोल्टेन साल्ट के लिए अप्लीकेबल होता है, या आप कह लें कि मोल्टेन कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। सो सी ऑप्शन आपका जो है लक्स फ्लड, ये सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, आपको एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें पूछा गया है उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या प्रत्यक्ष कार्बोनिलेशन अभिक्रिया, या रिडक्टिव कार्बोनिलेशन अभिक्रिया, या न्यूनीकरण। इंग्लिश में देखिएगा, द अबव मेंशन्ड रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्ट कार्बोनिलेशन एंड रिडक्टिव कार्बोनिलेशन, एंड लास्ट वन इज रिडक्शन। पहली कंडीशन यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन है नहीं, ऑप्शन ए हटा दो। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका रिएक्शन बन रहा है। तो ऑस्मियम पेंटा मतलब पेंटा कार्बोनिल ऑस्मियम बना रहा है यहाँ पे। और ऐसे आप देखो तो यहाँ पे 4 टू जा 8 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी, और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, यानी इसका हो गया रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कार्बन की +2 ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और यहाँ पे +4 हो जाएगी, यानी इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो पहली कंडीशन ये कि तो इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन है, ऑस्मियम का रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें, दोनों ऑप्शन हटा दो आप, रिडक्टिव वाले में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे CO भी इन्वॉल्व हो रहा है OS के साथ में, तो ये बन जाएगा आपका रिडक्टिव कार्बोनिलेशन रिएक्शन। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, प्रोटीन की अल्फा कुंडली संरचना स्थायित्व प्राप्त करती है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। माने कि जो प्रोटीन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे स्टेबलाइज होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, या फिर वॉन डेर वाल फोर्स के द्वारा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्स के द्वारा। तो इसमें देखिए डबल हेल मतलब इसका जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, ये हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो प्रोटीन होती है प्रोटीन अल्फा अमीनो प्रोटीन आपने देखा होगा, यानी कि दो जब अल्फा अमीनो प्रोटीन एक दूसरे से कंडेंस करेंगे तो वहां से H2O मॉलिक्यूल रिलीज होगा और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि यहाँ पे होता है NH, इधर भी वैकेंसी कर दें इधर ही, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से, और ये एज इट इज मतलब पूरी चलती रहती है साइकिल के फॉर्मेशन में।
ठीक है। और ऐसे यहाँ पे N H एंड सी डबल बॉन्ड O, और इसका भी ये ऐसे वापस से घूम के चलता रहता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है और NH का हाइड्रोजन, इनके बीच में जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ही अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था में डेल जी का मान है। फॉर द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट द वैल्यू ऑफ डेल जी इज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है। तो आपको पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। एस एंट्रोपी है, टी टेम्परेचर है, एच एंथैल्पी है, और जी गिब्स एनर्जी होगी। ठीक। तो यहाँ पे डेल जी की बेस पे हम रिएक्शन के नेचर को फाइंड करते हैं। तो डेल जी अगर जीरो हो जाएगा तो जो रिएक्शन हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है। और अगर डेल जी आपका ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप यहाँ पे पॉजिटिव भी लिख सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो रिएक्शन होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और अगर डेल जी जो होगा वो जीरो से लेस हो जाएगा, या फिर यूं कह लें कि ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अभी आपको बताना था इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल जी की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी जीरो, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही बनेगा। क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। 27 डिग्री सेल्सियस पर एक खुले बीकर में जलीय HCl में जस्ते का 1 मोल घोले जाने में किया गया कार्य बताओ। The work done in dissolving 1 mole of zinc in an aqueous HCl in open beaker at 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, जब आप जिंक है ये सॉलिड स्टेट में है, और इसको आप HCl में डिसॉल्व करोगे। HCl यहाँ पे बात हुई है एक्वस HCl की, यानी ये एक्वस है। सो रिएक्शन क्या बनेगा, ZnCl2, ये भी एक्वस ही होगा, और यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मीन्स यहाँ पे देखो 1 मोल गैस का फॉर्मेशन H2 का हो रहा है, H2 की 1 मोल गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने पढ़ा है क्या, वर्क डन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल बी होगा। और आपको पता है क्या कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो अगर यहाँ पे P और डेल बी, यानी P को कांस्टेंट कर दिया गया, B में चेंज होगा, तो R और T तो कांस्टेंट होते ही हैं, यानी कि यहाँ पे N में चेंज हो जाएगा। सो यू कैन राइट W इज इक्वल टू डेल NRT, और नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे एज इट इज आप यूज कर दो। तो W इज इक्वल टू, देखिए डेल N की वैल्यू यहाँ पे आपको चेंज कितना होगा, यहाँ पे टोटल देखिए दो, एक 3 मोल है और इधर 2 मोल है, तो जो टोटल चेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मोल का आ जाएगा, 1 मोल। आर की वैल्यू जो आप यूज करोगे, आर की वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 ATM लीटर और मोल केल्विन होगा। और टेम्परेचर जो है आप केल्विन में यूज करते हो, तो 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आएगा। केल्विन से केल्विन कैंसिल कर सकते हो, मोल से मोल कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस, एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और यहाँ का डबल जीरो आप लगा दो, और यहाँ 4 डिजिट पे डेसिमल है, तो ये बन जाएगा आपका -24.63, और इधर हो जाएगा ATM लीटर। और 1 ATM लीटर इज इक्वल टू होता है 101.325 जूल के। हमें आंसर जो है वो जूल में ही बताना था। तो आप क्या कर सकते हो, W इज इक्वल टू 24.63, वो भी निगेटिव का है, मल्टीप्लाइड बाय 101.325 जूल। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो
कितना आंसर बनने वाला है भाई? ये आपका आएगा 2495, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, 2495 अप्रोक्सीमेट में आएगा जूल में। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो आप इसको करो, ये गिवन है 24.94, लेकिन यहाँ पे पॉइंट का लोचा है, तो आप इसको लिख सकते हो, अगर 3 डिजिट को डेसिमल को मूव करवा दें तो 2.495 किलो जूल मिल जाएगा। का मतलब जो बी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जूल और किलो जूल को ध्यान में नहीं रखा तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं थोड़े से, क्योंकि डेसिमल में थोड़ी सी गलती कभी कभी हो जाती है जल्दबाजी के चक्कर में। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, तापमान जिसके ऊपर एक वास्तविक गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है कहा जाता है। The temperature above which a real gas cannot be liquefied is known as। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस जो है वो लिक्विफाई नहीं करी जा सकती है उसको कहते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? TC इज इक्वल टू 8A/27 RB। ये क्रिटिकल टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, और कभी कभी इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, सो इसको भी आपको आना चाहिए। न्यूमेरिकल नहीं, कई बार तो क्या है, डायरेक्टली द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर इज, और आपको डायरेक्टली ऑप्शन देता है, और यहाँ पे आपको सही करना होता है 8A/27 RB। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कक्ष तापक्रम पर CO2 का CV बराबर है, मान लीजिए कि कक्ष तापक्रम पर कंपनी की योगदान 20%। PV for CO2 at room temperature is equal to, assume 20% vibrational contribution at room temperature। सो इस क्वेश्चन को आप देखिए, जो CO2 है, CO2 एक, ना तो ये मोनोएटॉमिक है ना ये डाइएटॉमिक है, ये क्या है, दो से ज्यादा इसमें एटम्स है, इसका मतलब ये पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक के लिए CV इज इक्वल टू क्या होता है, 3R के इक्वल होता है, 3R के इक्वल होता है। का मतलब 3 और R की वैल्यू 8.314 आप यूज करो तो जूल पर केल्विन और पर मोल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो सीधा सीधा दिख रहा है 3 3 9.24 नियरली आएगा, और 3 यानी 42 इतना जूल पर केल्विन और मोल का बन जाएगा पीवी की वैल्यू। सो ऐसा कहीं ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है। ठीक, इसने क्या कहा है, एज्यूम 20% वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन। तो जब आप इसका अभी 20% आप कैलकुलेट कर लो तो नियरली कितना आ जाएगा, 4.9 के आसपास आएगा। देखो 24 टू जा 48 होता है, और ये 49 के आसपास जाएगा, डेसिमल लगाओगे तो 4.9 के आसपास जाएगा, तो उठा के इसमें ऐड कर दो तो आपका 29 पॉइंट समथिंग बनेगा, आई थिंक 99, ये 29.7 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, इतना होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ना ए ना बी ना सी ना डी, कोई ऑप्शन इस टाइप का नहीं दिख रहा है। सो आंसर आपका 29.7 होना चाहिए। ठीक है, बट स्टिल इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहे हैं रिव्यू के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि जिंक इलेक्ट्रोड का 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है, तो उस अर्ध सेल जिसका जिंक इलेक्ट्रोड 0.01 एम जिंक सल्फेट विलयन में डूबा है का इलेक्ट्रोड विभव होगा। इंग्लिश में देखेंगे, if the standard oxidation potential of zinc electrode is 0.763 volt at 25 degree Celsius room temperature है ये, the electrode potential of half cell consisting of zinc electrode dipped in 0.01 m zinc sulfate solution at 25 degree Celsius will be। ये न्यूमेरिकल है आपका। यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन का यूज किया जा रहा है, देखिएगा,
जो Zn2+ का कंसंट्रेशन गिवन है वो 0.01 गिवन है, और फिर दूसरा क्या गिवन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका जिंक से Zn2+ बनने के लिए वो कितना गिवन है, 0.763। तो नेक्स्ट का इक्वेशन अगर आप लगाओ तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ई ऑक्सीडेशन आप लिख सकते हो, या फिर ई जीरो ऑक्सीडेशन कब होगा, जिंक से Zn2+ में बदलेगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन, यहाँ जीरो नहीं लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, ऑक्सीडेशन होने में 2+ माइनस 0.0591 अपॉन में n एंड लॉग Zn2+। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, ये वैल्यू तो आपको गिवन है 0.763 और माइनस लगा हुआ है यहाँ 0.0591, एन की वैल्यू यहाँ पे है Zn2+, यानी कि 2+ चार्ज है यहाँ पे तो 2 कर दो, और लॉग यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.01, सो इसको हम 10⁻⁻² डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सो 10⁻⁻² होगा, ये बेस 10 ही है यहाँ पे, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तो -2 इस साइड में आ जाएगा, 0.763 और माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये हो जाएगा आपका log 10 और बेस 10, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, तो हियर यू गेट 0.763 और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 0.0591, थ्री डिजिट यहाँ का, थ्री डिजिट यहाँ का ऐड कर दोगे आप, सो यू गेट 1 9 3 12 6 5 11 1 12 एंड 8, 0.8221 वोल्ट ये बनेगा। आप यहाँ पे आओ, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए ऑप्शन में 0.822 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल अक्सर पूछे ही जाते हैं, सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जो 2-3 फॉर्मेट है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 पे देखिए, एक रिएक्शन आपको दिया गया है, BrMgCH2 का होल 5 एंड MgBr, और इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3COOC2H5 से, पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या हो, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड O C2H5, ध्यान से देखिए, ये जो हमने लिखा हुआ है CH3COOC2H5 यानी ये एस्टर है, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया, और उसके बाद अभी BrMg एंड CH2 होल 5 MgBr, ठीक। इसका रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसके साथ में रिलीज कर दो, जो बच गया है एज इट इज आप लिख दो, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखो कितना बचा, CH2 का होल 5, CH2 इसको ब्रेक कर दो, होल 4 कर दो, और उसके बाद CH2 एक बार लिखो, और फिर MgBr लिखो, ये बन गया, ठीक। और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम वोडियम इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो देखो ये बॉन्ड इस साइड में जाएगा, और यहाँ पे H का फॉर्मेशन, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करो, सो यहाँ से MgOH और Br हट जाएगा, और बचा क्या यहाँ पे बचा है आपका CH2 होल 4 और CH2, ये देखिए ध्यान से, ये वैलेंसी फ्री होगी, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव, यानी ये भी वैलेंसी आपकी फ्री होगी, ठीक है। सो अभी आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ध्यान से देखो 4 कार्बन यहाँ का, 1 5 1 6, इन 6 कार्बन की एक रिंग बन जाएगी, सो 6 कार्बन की रिंग को आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक। और उसके बाद
यहाँ पे किसी एक कार्बन पे जहां मन करे आपका कर लो, मान लो ये है, तो यहाँ पे क्या है, OH कनेक्ट हो गया और यहीं पे एक CH3 कनेक्टेड है। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, ऑप्शन ए में OH और H, ऑप्शन बी में OH एंड O C2H5, ऑप्शन सी में OH एंड CH3। आपका सी ऑप्शन जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है, आसान सा रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में किस यौगिक के जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड बनता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड? तो देखिए, अगर ये कंडीशन है, एक बेंजीन रिंग बनाओ और यहाँ पे CH2 करके एक वैलेंसी फ्री करो, तो ये बेंजील क्लोराइड है। और अगर आप क्लोराइड लगाना है, Cl लगा दो। अगर यहाँ पे आप दो वैलेंसी फ्री कर दो, तो ये बेंजल क्लोराइड हो जाएगा, यानी ClCl। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बेंजो ट्राइक्लोराइड। इसका मतलब कि आप बेंजीन रिंग बनाओ, एक कार्बन, और यहाँ पे 3Cl लगा दो। ये हुआ ऑप्शन ए, ये हुआ ऑप्शन बी, ये हुआ ऑप्शन सी। और बेंजो नाइट्राइल, यानी कि यहाँ पे अब आपका Cn लग जाएगा, तो इसको हटाओ आप। अब यहीं से आपको देखना है, तो हम रिएक्शन लिख रहे हैं। फर्स्ट डिग्री आप ले लो, मतलब यहाँ पे है CH2 और Cl। इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, वाटर से रिएक्शन करवाओगे, तो सिंपली H यहाँ से, सॉरी Cl यहाँ से, H यहाँ से, HCl हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपको CH2OH, यानी कि बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमें तो बनाना है, उसने पूछा हुआ है कि बेंजल्डिहाइड किसमें बनेगा। सो नेक्स्ट कंडीशन, यानी CH और 2Cl, और इसका रिएक्शन वाटर से करवाओ। तो एक, यानी 2 मॉलिक्यूल वाटर की जरूरत होगी, तो एक H यहाँ से Cl, दूसरे H से Cl, यानी 2 मॉलिक्यूल HCl हटेगा यहाँ पे। इसका मतलब जब 2Cl हट जाएगा, तो इसकी जगह पे 2OH कनेक्ट हो जाएगा। और जब एक ही कार्बन से 2H कनेक्ट होगा, तो ये होगा अनस्टेबल। जैसे ही थोड़ा सा हीट करो, यहाँ से क्या होगा, ये वाटर रिलीज कर देगा और बन जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखो, CH और एक O बन जाएगा, और इसी का नाम आप बोलते हो बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछा था इसने, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तो बेंजल क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे, जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। सो बी ऑप्शन जो है ये पूरी तरीके से सही होगा। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है हमारा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, और प्लीज वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।